Hello class 12 students, welcome back to this YouTube channel. So I'm not here to share any strategy with you guys because it's already a high time now. मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी एंड कैसे आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है. सो आई एम हियर विद अ सीरीज जिसमें मैं आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी. सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि एक महीने के अंदर या फिर 1.5 मंथ के अंदर मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दूं ताकि आप रिविजन सिर्फ करें. ठीक है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ हाई टाइम नाउ. आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, इतना टाइम अब नहीं बचा है. बट फिर भी मैं आपको जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी ताकि कम से कम जो कंसेप्ट्स आपने क्लास में नहीं समझे हैं वो अब आप समझ लें. एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियोस के अंदर ही कोई सेपरेट वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑल्सो क्या कंटेंट लिखना है वो भी आपके दिमाग में बैठ जाए. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो करना, कभी भी एक भी वीडियो को मिस मत करना. ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है. समझ में आया? एंड यू कैन बिलीव मी, क्योंकि मैंने इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में काफी सही स्कोर किया था. आई हैव स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस एंड 95 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री. सो यू कैन डेफिनेटली बिलीव मी, आप विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर. एंड आई एम फर्दर परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली. सो आज मैं आपको करवाऊंगी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. तो वो चैप्टर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ. सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्स की. तो मैं केवीएस का सपोर्ट मटेरियल जो रिसेंट आया है उसको रेफर कर रही हूँ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने के लिए. एंड उसी से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. बट ऐसा नहीं है सिर्फ वही हमारा सोर्स होगा. योर एनसीईआरटी इज आवर अनदर सोर्स. इसमें मैंने सब कुछ मार्क कर रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी. एंड आई मेक श्योर कि आपको इन वीडियो से, इस सीरीज से बेनिफिट जरूर हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ. देखो, आज के हिसाब से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूं आज अपने आसपास देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके आसपास कौन कौन से सुपर पावर्स हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में बेसिकली कौन कौन से सुपर पावर्स एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे. सो यू विल बी सेइंग कि जापान, इंडिया भी इमर्ज हो रहा है, चाइना, देन यूके भी बोलोगे तुम लोग, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, देन रशिया. तो ये सारी सुपर पावर्स हैं, यानी कि बहुत सारी सुपर पावर्स है वर्ल्ड में. एंड बहुत से बच्चे और भी सुपर पावर्स का नाम लेंगे, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, आज के टाइम पे कोई एक सुपर पावर तो है नहीं. हर एक कंट्री एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रही है. सबके पास रिसोर्सेज है, सबका एक डोमिनेंस है इस वर्ल्ड के अंदर, सबकी सुनी जाती है. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं रहा है. एक ऐसा टाइम था जब वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स या फिर ग्रुप्स का सुपर पावर था, डोमिनेंस था. वो ग्रुप्स थे यूएसए और यूएसएसआर. तो ये 2 देश थे. यूएसएसआर के अंदर आज के बहुत सारे देश आते हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस एंड और भी बहुत सारे देश. तो वो यूएसएसआर का पार्ट थे. एंड सेकंड वाज यूएसए. तो उस टाइम पे ये 2 सोल सुपर पावर्स थे एंड इसी को बाइपोलैरिटी कहते हैं. बाइपोलैरिटी का क्या मतलब, बाय का मतलब होता है टू एंड पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स, यानी कि सुपर पावर्स. सो उस टाइम वर्ल्ड में सिर्फ ये 2 सुपर पावर्स एग्जिस्ट कर रही थी. इन दोनों के बीच में बहुत टेंशंस थी जिसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं. यानी कि डायरेक्टली ये वॉर नहीं कर रहे थे बट ये अपना ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे. यूएसए बहुत सारे कंट्रीज को अपने ग्रुप में बुला रहा था कि चलो मैं तुम्हें मिलिट्री दूंगा, मिलिट्री सपोर्ट दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं वो दूंगा. एंड सिमिलर वाज द केस विद यूएसएसआर आल्सो. यूएसएसआर भी बहुत सारे देशों को जो है अपने कंट्रोल में ला रहा था. ठीक है, तो ये उस टाइम पे हो रहा था. लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इनमें से एक सुपर पावर विच वाज यूएसएसआर अब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है. एंड उसके बाद वर्ल्ड में क्या सिनारियो था. अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाती है विच वाज यूएसए. ठीक है भाई, कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो वो सब कुछ हम आपके इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, होपफुली आपको इंट्रो समझ में आया होगा.
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इटसेल्फ। फर्स्ट टॉपिक जो आपके फर्स्ट ही पेज पे गिवन है यहाँ पर, बर्लिन वॉल का सिनेरियो। सो देखो, बर्लिन वॉल जो थी ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल थी उस टाइम के कोल्ड वॉर डिवीजन का, उस टाइम के बायपोलैरिटी का। सो बर्लिन वॉल को 1961 में बनाया गया था एंड ये बर्लिन वॉल जो है बर्लिन को दो हिस्सों में बांटती थी, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। ये वेस्ट जो था वो यूएस के कंट्रोल में था एंड जो ईस्ट था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे जो आइडियोलॉजीज थी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो उसके बीच का डिवीजन, उन दो ग्रुप्स के बीच के डिवीजन को ये बर्लिन वॉल डिपिक्ट करती थी, उसका एक सिंबल थी। ठीक है, सो 9 नवंबर 1989 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सो इस दिन जो है, जो भी बर्लिनर्स थे, यानी कि जो भी वहां रहते थे, उन सभी ने मिलके इस दीवार को तोड़ दिया, टॉपल कर दिया, गिरा दिया। इससे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो गए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब फर्दर इन दो सुपर पावर्स का डोमिनेंस नहीं चलेगा, यानी कि अब जो यूएसएसआर वाली सुपर पावर है अब वीक हो रही है, अब उसका डोमिनेंस खत्म होता चला जा रहा है। ये टॉपलिंग जो है दिखाती थी। ठीक है, यानी कि अब जो सोवियत कंट्रोल है यूरोप वाले रीजन में, अब वो वीक होता जा रहा है। तो ये फॉल ऑफ बर्लिन वॉल दिखाता था। नाउ सोवियत यूनियन क्या था, जो कि आपके सेकंड पेज पे गिवन है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सो यूएसएसआर ये क्या था? सो इट वाज बेसिकली, इट स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, सो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर 1917 के अंदर, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी की डिमांड होती है, यानी कि सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। उन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये जो यूएसएसआर का नाम का ग्रुप था ये फॉर्म किया गया। ठीक है, अब इसकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल पार्टी स्टेट था, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड थी, कोई और ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं था, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी की चलेगी, विच वाज द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसी के अराउंड सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेंटर करता था। अब आपकी बुक में बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने भी जो है यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था। यूएसएसआर ने, क्योंकि उन्हें हेल्प की थी लिबरेट होने में, यानी कि उनकी फ्रीडम में हेल्प की थी। ठीक है, इसे सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। जो भी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी उन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, अब यूएसएसआर मिलिट्री अलायंस, जिसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं, वो लेके आता है इन देशों को अपने पास बुलाने के लिए, इनको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए। एंड हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप का लीडर कौन था? इस ग्रुप का लीडर था रशिया, वी कैन से दैट। ठीक है, सो अब जो सोवियत यूनियन था ये एक बहुत ग्रेट पावर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड अब सोवियत पावरफुल क्यों था? इसके इकोनॉमिक सिस्टम के वजह से भी, क्योंकि भाई ये जो सोवियत यूनियन था ना, इसके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का नेटवर्क था, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत वाइब्रेंट था। हर एक चीज जो है यूएसएसआर के अंदर ही प्रोड्यूस होती थी। एक बहुत अच्छी कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी लोगों के लिए एनकरेज किया जाता था, इंश्योर किया जाता था। सारी बेसिक नेसेसिटीज जो है उन पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, वेलफेयर भी देखने को मिलता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या? हर चीज के ऊपर स्टेट का डोमिनेंस था, हर एक चीज को स्टेट कंट्रोल करती थी। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसकी चलती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा कोई भी ओपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी। गवर्नमेंट हर एक चीज को कंट्रोल करती थी, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ऑन करना हो, हर एक चीज, हर एक रिसोर्स जो है वो स्टेट ऑन करती थी। ठीक है, बदले में सिटीजन्स को हर एक चीज दी जाती थी, सारी बेसिक नेसेसिटीज दी जाती थी, सारी सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चरल फैसिलिटीज, ये सब कुछ दिया जाता था। लेकिन अब इसके बहुत सारे वी कैन से वीकनेसेस भी थे। तो अचीवमेंट्स और वीकनेसेस ऑफ द सोवियत सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की।
क्या अचीवमेंट थी सोवियत सिस्टम की। तो देखो ये एक ग्लोबल पावर थी, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस था, बहुत अच्छी बड़ी मिलिट्री थी, लीडर था वॉर्सो पैक्ट का। तो ये सारी इसकी अचीवमेंट्स थी, ठीक है। इन्हीं अचीवमेंट्स के बल पे इन्होंने बहुत सारी ग्रुप्स को, बहुत सारे कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो हमने देखा बर्लिन वॉल टॉपल की गई थी, तो ईस्ट बर्लिन जो था वो भी यूएसएसआर के कंट्रोल में ही था। लेकिन इसकी कुछ वीकनेस भी थी, जैसे कि पुअर कंज्यूमर गुड्स, लिटिल फ्रीडम, रिजिड ब्यूरोक्रेसी, निग्लेक्ट ऑफ नॉन रशियंस। तो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। देखो इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्या ऐसी चीजें थी जो सोवियत सिस्टम को इतना अट्रैक्टिव बनाती थी। इसके पास बहुत अच्छी वी कैन से कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, बहुत अच्छे से ये सभी को बेसिक चीजें जो है वो देते थे, बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल बेस था, हर एक चीज जो है यूएसएसआर के अंदर ही प्रोड्यूस होती थी, मैसिव मिलिट्री थी, एक आर्म्स रेस भी चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। वॉर्सो पैक्ट बेसिकली एक मिलिट्री पैक्ट था, उसका लीडर था सोवियत यूनियन। तो ये कुछ इसकी अचीवमेंट्स थी। वीकनेस क्या थी, देखो पुअर कंज्यूमर गुड्स, यानी कि सब कुछ बन तो रहा है यूएसएसआर के अंदर, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो यूएस के गुड्स के सामने कुछ भी नहीं थी। यानी कि यूएस के गुड्स जो है उनके साथ यूएसएसआर के गुड्स कंपीट ही नहीं कर पाते थे, उनकी क्वालिटी इतनी गंदी होती थी, इतनी घटिया होती थी, ठीक है। तो ये बताया गया है। सेकेंडली जो इसी में मैं बोलूंगी कि लग्जरी गुड्स वगैरह भी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलती थी। सेकेंडली लिटिल फ्रीडम फॉर सिटीजन्स, सिर्फ ऑथोरिटेरिज्म था, यानी कि सिर्फ उस सिंगल पार्टी की चलती थी, सिटीजन्स के पास कोई अधिकार नहीं था, कोई डेमोक्रेसी, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी लोगों के पास, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा रिजिड ब्यूरोक्रेसी थी। ये पार्टी अपनी ही चलाती थी, जो करना था करती थी, एंड कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, बहुत रिजिड सिस्टम था। एंड फोर्थ वाज निग्लेक्ट ऑफ नॉन रशियंस। देखो रशिया डोमिनेंट था बहुत ज्यादा इस यूएसएसआर के ग्रुप में, मैंने बताया लीडर के रूप में एक्ट करता था। इस वजह से जो दूसरे देश थे जो यूएसएसआर का पार्ट थे, उन्हें बहुत निग्लेक्टेड फील होता था। ऐसा फील होता था कि भाई हमारे रिसोर्सेज को तो यूज किया जा रहा है यूएसएसआर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमारे ऊपर हमारे रिसोर्सेज को लेके जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो नॉन रशियंस को बहुत निग्लेक्टेड फील होता था, ठीक है। ऑल्सो आर्म्स रेस भी चल रही थी, जिसकी वजह से सारे रिसोर्सेज उस आर्म्स रेस को मेंटेन करने में ही चले जा रहे थे, ठीक है। सोवियत यूनियन के पास कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी यूएस के पास थी, उसके सामने यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी इंफ्रा कुछ भी नहीं था। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात, यूएसएसआर सिटीजन्स की एस्पिरेशंस के ऊपर खरा नहीं उतर रहा था, सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है। तो दीज वर सम वीकनेसेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, एंड अचीवमेंट से ज्यादा वीकनेसेस पे क्वेश्चन आता है, प्लीज मार्क इट, ठीक है। सो जो आपका पेज नंबर 18 है, 18 में भी जो ये आपका द सोवियत यूनियन से लेके जो आपका पेज नंबर 19 पे जो स्टैग्नेंट वाला पॉइंट है, यहां तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मिखेल गॉर्बाचेव एंड हिज रिफॉर्म्स। तो इसकी हम बात करते हैं। सो गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। सो फर्स्टली हु वाज मिखेल गॉर्बाचेव। देखो 1985 में मिखेल गॉर्बाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के। एंड उन्होंने रियलाइज किया कि भाई यूएसएसआर बहुत सारी चीजों में लैक करता है, बहुत सारी चीजों में पीछे है यूएसए से। उन्हें रियलाइज हुआ कि चलो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है सोवियत इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, यूएस के साथ कंपीट करने के लिए। उन्होंने दो मेजर रिफॉर्म्स की बात की है, पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब है कि इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एंड सेकेंड वाज ग्लासनोस्त यानी कि ओपननेस करना पड़ेगा इकोनॉमी का, पॉलिटिकल सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा, एंड लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करे, ये देखते हुए कि इससे शायद कोई चेंज आ जाएगा। सो इन रिफॉर्म्स के वजह से कोई चेंज तो आया नहीं, लेकिन लोगों के बीच में कंफ्यूजन और अनरेस्ट जरूर देखने को मिला। अब देखो क्या हुआ, देखो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अब वो जो है अपने खुद की गवर्नमेंट्स के खिलाफ, अपने खुद के सोवियत कंट्रोल के खिलाफ जो है अब वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी
अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये कोलैप्स होने लग गई थी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई क्यों ये रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, इससे तो हमारी पावर्स चली जाएंगी। खास करके जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्हें लगता था भाई इससे तो हमारी पावर्स हमारे हाथ से चली जाएगी। एंड सेकेंडली दूसरे लोगों को लगता था कि भाई ये रिफॉर्म्स तो काफी अच्छे हैं लेकिन ये इतने धीरे क्यों हो रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन था लोगों के बीच में। कुछ लोग चाहते थे ये तेजी से हो, ये धीरे हो रहे हैं, एंड कुछ लोग चाहते थे ये बहुत तेजी से हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। इस कंफ्यूजन और अनरेस्ट के वजह से फाइनली इट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। समझ में आया? इनकी रिफॉर्म्स में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस, इसका क्या मतलब है कि गोर्बाचेव चाहते थे कि वेस्ट के साथ रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज किए जाए, डेमोक्रेटाइज किया जाए सिस्टम को, एंड ऑल्सो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए, इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया जाए, कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया जाए। नाउ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, देखो 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिलकर एक मिलिट्री कूप किया। वो क्या चाह रहे थे कि ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना इनको स्टॉप किया जाए, इन्हें रोका जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक ओपोजिशन देखने को मिला विच वाज लेड बाय बोरिस येल्जिन। इसके वजह से कू जो है पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है। एंड इससे कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी एंड पब्लिक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस की डिमांड अब करने लग गई थी। सो दिसंबर 1991 में फाइनली रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने एंड ऑफ यूएसएसआर या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर कर दिया एंड उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS एक ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। Now USSR disintegrated into 5 independent countries। 15 देशों के अंदर अब ये USSR डिसइंटीग्रेट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया एंड रशिया USSR का सक्सेसर बना एंड जो भी वी कैन से USSR के कमिटमेंट्स थे वो रशिया ने अपहोल्ड किए एंड जो सोवियत सीट थी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो USSR की, वो भी रशिया के पास ही चली गई। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है। तो ये CIS जो है वो बनाया गया था ताकि जो दूसरे एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको ऐसा फील ना हो कि हमें तो इग्नोर कर दिया गया, तो उन्हें जो है CIS का फाउंडिंग मेंबर भी बना दिया गया, ठीक है। तो और भी कमिटमेंट मैंने आपको बताया रशिया के द्वारा किए गए, जैसे कि डिसआर्मामेंट, ऑल्सो जो भी न्यूक्लियर वेपन्स थे USSR के वो सारे भी रशिया ने ही जो है टेक ओवर किए। तो ये सब कुछ रशिया के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारी वीकनेसेस थी सोवियत सिस्टम के अंदर विच फाइनली लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इटसेल्फ। उन वीकनेसेस के वजह से ही कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो देखो क्या था फर्स्ट रीजन? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, शॉर्टेजेस एंड फ्रस्ट्रेटेड पीपल। देखो बहुत सारी इंटरनल वीकनेसेस थी सोवियत सिस्टम के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसके वजह से लोगों की एस्पिरेशंस इग्नोर हो रही थी, लोगों की एस्पिरेशंस मीट नहीं की जा रही थी, जिसके वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया कह सकते हैं। मतलब वो जो USSR था वो आर्म्स रेस में लगा हुआ था, जिसके वजह से इकोनॉमी बिल्कुल स्टेगनेट हो गई, सारे रिसोर्सेज आर्म्स रेस में जा रहे थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत फूड शॉर्टेज हो रही थी जिससे बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सेकेंडली हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग स्ट्रेन द इकोनॉमी फर्दर। मैंने बताया हमको आर्म्स रेस चल रही थी, सारा का सारा इकोनॉमी का पैसा जो है वो मिलिट्री के ऊपर खर्च किया जा रहा था, सिर्फ ये जताने के लिए कि देखो हम यूएस से ज्यादा मिलिट्री वेपन्स होल्ड करते हैं, हमारे पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, सिर्फ ये दिखाने के लिए सारा इकोनॉमी जो है वो मिलिट्री में बहा दिया जा रहा था। थर्ड वाज लिविंग स्टैंडर्ड्स फेल। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, बहुत बुरे लोगों की हालत हो गई थी, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं बची थी। अब लोगों को पता चला कि भाई यूएस कितना डेवलप्ड है, लोग कंपेयर करने लग गए थे अपने आप को वेस्ट के साथ, तो इससे लोगों के बीच जो फेथ था वो भी अब बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे लोगों के बीच में अब प्रोटेस्ट की भावना बहुत तेजी से देखने को मिली। नेक्स्ट वाज गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स। अब इससे कंजर्वेटिव्स और रिफॉर्मिस्ट दोनों ही भड़क गए, ठीक है। सबको लगा कि भाई हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है,
किसी को लग रहा है कि भाई हमारे हाथ से पावर छिन रही है, किसी को लग रहा है ये तो बहुत स्लो हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस चक्कर में जो है, इस कंफ्यूजन की वजह से, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के वजह से, थे तो रिफॉर्म्स बिल्कुल ठीक, लेकिन लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन था ये क्लियर नहीं किया गया, जिसके वजह से फर्दर और ज्यादा ये जो डिक्लाइन था ये और बूस्ट हुआ, लोगों के बीच का जो फेथ था वो और तेजी से टूटा। नेक्स्ट वाज नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो रिपब्लिक्स थे जैसे कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यहाँ पर अब बहुत तेजी से लोगों के बीच में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिले। अब लोग जो है वो सोवियत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लग गए, जो रशिया की डोमिनेंस थी उसके ऊपर आवाज उठाने लग गए। जो लोगों का ट्रस्ट था कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो है नहीं थे उस टाइम पे जो इस चीज को जो है मैनेज कर सके, यानी कि अब लोग जो है अकाउंटेबिलिटी की बात करने लग गए, लोग जो है प्रिविलेजेस की बात करने लग गए कि भाई क्यों इन लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहा है, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ही चला रही है, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं है। अब इन चीजों की जो है बात होने लग गई थी। लोगों को एक साइकोलॉजिकल शॉक फेस करना पड़ा। लोगों को समझ में आया, अच्छा हमें तो ये बताया जा रहा था कि हमारा जो देश है, हमारा जो ग्रुप है कितना डेवलप्ड है, लेकिन अब उन्हें रियलिटी पता चली कि भाई यूएस से कितना आगे है, उनके पास कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कुछ अब लोगों को समझ में आने लग गया था। समझ में आया? लोगों के बीच में अब सॉवरेनिटी का डिजायर देखने को मिला, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना जो है बहुत तेजी से जागी। सो फाइनली इन रीजंस के वजह से जो है फाइनली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। समझ में आया? सो मैं सिर्फ यही पॉइंट्स जो आपकी स्क्रीन पे इन्हें कंसिडर नहीं कर रही, आई एम रेफरिंग टू योर बुक एज वेल। तो प्लीज बुक भी साथ में रख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं स्टार मार्क्स कर रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं, इस वजह से मैं इन्हें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। अब देखो, यूएसएसआर अब डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि अब यूएसएसआर के हाथ से सारी पावर चली गई। अब बहुत सारे अलग अलग देश जो है वो देखने को मिले। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब इससे क्या हुआ? फर्स्टली द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब जो कोल्ड वॉर चली आ रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो जो टेंशन्स थी वो खत्म हो गई। दूसरा जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही तो ये ग्रुप्स बने थे। यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म को फेवर करता था, वहीं यूएसएसआर को सोशलिज्म के ऊपर जो है ज्यादा विश्वास था। सो ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में, ये भी अब खत्म हो गया। ठीक है, इससे अब किसकी जीत देखने को मिली? कैपिटलिज्म की, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया। थर्ड वाज आर्म्स रेस एंड मिलिट्री अलायंसेस जैसे कि नाटो, वार्सो पैक्ट। अब इनकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब ये जो आर्म्स रेस थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में खत्म हो गई, क्योंकि यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड ये जो वार्सो पैक्ट, ये जो चीजें बनाई गई थी अपने अपने ग्रुप में बुलाने के लिए, अब इनकी भी जो इंपॉर्टेंस ये बिल्कुल खत्म हो गई। सेकेंड वॉज यूनिपोलर वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि पहले दो सुपर पावर्स थी, वन वॉज यूएसए एंड सेकेंड वॉज यूएसएसआर, यानी कि अब एक सुपर पावर तो खत्म हो गई, अब सिर्फ एक सुपर पावर बचती है जो कि है यूएसए। अब सिर्फ यूएसए ही एक सोल सुपर पावर बन जाता है, एंड कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती है एज द बेस्ट फॉर्म्स। ठीक है। थर्ड वाज राइज ऑफ न्यू नेशंस। सो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, जिसमें से 15 नए देश बनते हैं, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो बहुत सारे नए नए 15 देश बनते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो सारे देश थे अभी फ्री हो गए थे, अब इनके पास कोई भी चैलेंज नहीं था। इन सभी देशों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी बिल्डिंग, हर एक स्पेयर में इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। ठीक है, इसी में एक चैलेंज आता है आपका शॉक थेरेपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। नाउ शॉक थेरेपी इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स। ठीक है, अब ये शॉक थेरेपी क्या थी? देखो पहले ये माना जा रहा था कि भाई कम्युनिज्म बेटर, यूएसएसआर वाले कम्युनिज्म को ही तो एम्फोसाइज करते थे, लेकिन फाइनली जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये तो क्लियर हो गया था कैपिटलिज्म बेटर है।
ठीक है। सो जब कोलैप्स होता है यूएसएसआर का, तो जो देश थे जैसे कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, अब ये जो है सोशलिज्म को ना फॉलो करके कैपिटलिज्म के ऊपर शिफ्ट करने की बात करते हैं। एंड ये जो ट्रांजिशन होता है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म का, इसी ट्रांजिशन को शॉक थेरेपी कहते हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन था इट वाज वेरी पेनफुल, इट वाज जस्ट लाइक अ शॉक थेरेपी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बात की जाती है रैपिड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज की, प्राइस कंट्रोल्स और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है उनको हटाया जाता है। अब इकोनॉमीज को ओपन अप किया जाता है फॉरेन ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्री मार्केट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। ठीक है। अब ये जो पुराने सिस्टम्स थे ये सोशल वेलफेयर के ऊपर एम्फोसाइज करते थे। ठीक है। अब इन चीजों को खत्म किया गया बहुत तेजी के साथ। अब इससे क्या हुआ, ये सब्सिडीज खत्म कर दी तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो पॉवर्टी में चले गए, गरीबी का शिकार हो गए। इन देशों के अंदर माफिया देखने को मिला। ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की इन्होंने, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया, सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो गई, पॉवर्टी में लोग चले गए थे, वेलफेयर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसके वजह से पुअर एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर देखने को मिला, क्योंकि अब कोई सब्सिडीज नहीं मिल रही लोगों को, सब कुछ अपने हिसाब से करना होगा। अब माफियाज देखने को मिले, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी इकोनॉमिक स्पेयर में भी और सोशल स्पेयर में भी देखने को मिली। ठीक है। सो हम कह सकते हैं 2000 में आके कहीं जो है रशिया और ये देश जो है वो रिकवर करने लग गए हैं, एंड वो भी थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल्स, क्योंकि इन देशों के पास ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एबेंडेंस में है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के वजह से ही ये देश रिकवर होने लग गए। ठीक है। सो मैं बता देती हूँ पूरा शॉक थेरेपी वाला कंसेप्ट। ठीक है। सो अब जो है ये शॉक थेरेपी में ये ट्रांजिशन किया गया था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस वी कैन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। इससे इकोनॉमीज में रूइन आ गया, लोग जो है वो बहुत ज्यादा गरीबी का शिकार हो गए थे। जो भी चीज पहले स्टेट कंट्रोल करती थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहें, तो ये सब कुछ जो है वो बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, एंड ये बहुत कोड़ियों के भाव में जो है बेचा गया। इसी वजह से लार्जेस्ट गिराज सेल इन दी हिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको थ्रो अवे प्राइजेस में हर एक चीज को जो है बेच दिया गया, यानी कि बहुत सस्ते रेटों में जो है हर एक चीज को बेच दिया गया। लोगों को, सिटीजन्स को बेसिकली वाउचर्स दिए गए थे इन सेल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन लोगों ने इन चीजों को जो है ब्लैक मार्केट में बेच दिया सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी, खाना ही नहीं था। सो इसके वजह से जो रूबल, बेसिकली जो रशियन करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत रैपिडली, बहुत ड्रामेटिकली डिक्लाइन हुई, बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है। जो पहले कलेक्टिव फार्म सिस्टम होता था, यानी कि लोग जो है मिलकर खेती करते थे, वो खत्म हो गया, फूड सिक्योरिटी नहीं बची, सब कुछ जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। इवन फूड जैसी बेसिक चीज भी, जो जीडीपी थी रशिया की जो 1999 में थी, वो 1989 से भी कम हो गई थी। ठीक है। पूरा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, लोगों का सोशल वेलफेयर वाला सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, पॉवर्टी देखने को मिली। ठीक है। लोगों के बीच में डिस्पैरिटीज देखने को मिली, तो ये सब कुछ जो है वो देखने को मिला। ठीक है। सिमिलरली सोशल स्पेयर में क्या देखने को मिला, सोशल स्पेयर में क्या था कि भाई जितना इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने एम्फोसाइज किया, उतना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के कंस्ट्रक्शन में एम्फोसाइज किया ही नहीं गया। ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सिर्फ ध्यान दिया गया। ठीक है। इसके वजह से ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंट को दे दी गई थी, यानी कि प्रेसिडेंट्स का डोमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है इनके कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक है। पार्लियामेंट्स को बहुत वीक बना दिया गया, उन्हें पावर ही नहीं दी गई है। जैसे कि सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट्स जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बहुत ज्यादा पावर दी गई है उन्हें। इसकी वजह से इन देशों में फिर से ऑथोरिटेरियनिज्म देखने को मिला। जैसे कि जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने अपने आप को पहले तो 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया, फिर अगेन 10 सालों के लिए, मतलब ऐसे उन्होंने अपने टाइम पीरियड को बढ़ाते चले गए वो ऐसे। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। ना ही जुडिशियल सिस्टम के ऊपर इतनी ज्यादा ध्यान दिया गया, जुडिशियल सिस्टम को इतनी इंडिपेंडेंस ही नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे देखने को मिली। So these were some very we can say devastating consequences of the shock therapy.
नाउ इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इससे पहले आपके बुक में एक टॉपिक दिया गया है टेंशंस एंड दी कॉन्फ्लिक्ट्स, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बट लेट मी कवर दिस अप, बहुत जल्दी से समझा देती हूँ। देखो, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारे देश बने थे, 15 देश बने थे, लेकिन देशों के बीच में अलग अलग रीजन से सिविल वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को मिले। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है रशिया का। तो रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे, चेचन्या और दागिस्तान। तो इन बेसिकली स्टेट्स के अंदर, इन रीजन्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा वॉयलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिले, एंड रशिया ने जो है बहुत मिलिट्री यूज के थ्रू ह्यूमन राइट्स को विलेट करके जो है इन सेसेशनिस्ट मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी। सेंट्रल एशिया के अंदर ताजिकिस्तान के अंदर सिविल वॉर देखने को मिली, लगभग 10 साल के लिए 2001 तक की सिविल वॉर चली, ठीक है। अजरबैजान के नगोर्नो कराबाख रीजन के अंदर भी जो है आर्मीनियंस जो है वो आर्मीनिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ठीक है। जॉर्जिया के अंदर भी बेसिकली दो प्रोविंसेस के बीच में इंडिपेंडेंस की डिमांड देखने को मिली, जिसकी वजह से सिविल वॉर देखने को मिला, ठीक है। सिमिलरली जो यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया के अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली, मूवमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। तो कुछ देश ऐसे भी थे जो कि वाटर के ऊपर लड़ रहे थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बारे में देन बताया गया है कि उनके पास बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, जिसको वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज करने लगे थे। देखो, मैंने आपको बताया था कि 2000 ऑनवर्ड्स यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली नेशंस के अंदर, वो भी किस रीजन से, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनको ये बहुत बड़े स्केल में एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है। देन यूगोस्लाविया के बारे में बताया गया है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर चेकोस्लोवाकिया बेसिकली एक रीजन था जो कि बहुत पीसफुली दो कंट्रीज में बट गया, चेक्स एंड स्लोवैक्स, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बेसिकली बनी। बाल्कन रिपब्लिक के बारे में बताया गया है। यूगोस्लाविया के अंदर वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविंसेस में वो बट गया, जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। इंटर एथनिक सिविल वॉर भी देखने को मिली। तो ये सब कुछ जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। लेट मी सम अप, ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इस टॉपिक में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बताए गए हैं कि अलग अलग रीजन्स के वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इन यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज के बीच, एंड कैसे इन्होंने इसके साथ डील किया। देन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बारे में बताया गया है कि उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको उन्होंने एक्सपोर्ट किया एंड उन्होंने अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना शुरू किया। तो बस यही आपके इस टॉपिक में दिया गया है। इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, देखो, इंडिया और यूएसएसआर के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज होते थे कोल्ड वॉर के टाइम से ही, एंड जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद भी इंडिया ने बहुत क्लोज रिलेशंस बनाए रशिया के साथ, दूसरे देशों के साथ भी, बट सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन इंडिया के आज तक भी रशिया के साथ ही। रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया हर एक जगह पे, चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो, ऑल्सो हमारी हेल्प की है बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने में, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, भेल, एंड आज भी वो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है, वाइल सप्लाइंग ऑयल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस असिस्टेंट में हमारी बहुत मदद करता है। हमारी इंडिया की फिल्म कल्चर भी बहुत पॉपुलर है सेंट्रल एशिया के अंदर, रशिया के अंदर, एंड आज भी ये दोनों ही देश जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की डिमांड करते हैं, जहां पर सिर्फ एक ना हो कि बहुत सारी ग्लोबल सुपर पावर्स हो, सभी देशों के बीच में जो है पावर शेयरिंग हो। तो हम दोनों ही कंट्रीज का सेम व्यू है सुपर पावर को लेके, ठीक है। एंड 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है इन दोनों देशों के बीच में 2001 में अंडर इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो है साइन हुए थे, वो बताया गया है, एंड कैसे ये हमें यूएन में हमेशा सपोर्ट करते हैं वीटो करके। तो ये सब कुछ जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आज का रेलेवेंस भी आप लिख सकते हैं, तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ दिस स्टूडेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द करंट्स एज वेल, तो आपको मार्क्स हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है। वही बताया गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है, हमें क्रायोजेनिक रॉकेट भी दिया है इसने, एंड
सो आप प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में भी बता सकते हैं एंड जो क्रायोजेनिक रॉकेट उन्होंने हमें हेल्प की थी एंड बहुत सारे हमारे जो है जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं आज के टाइम पे एंड उन्होंने जो हमें हमारी जो पहले कन्फ्रंटेशन हुई थी पाकिस्तान में वो जो S-400 है वो भी हमें रशिया से ही मिला। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिपोलर वर्ल्ड एंड ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये बुक में गिवन नहीं है, सो इसे भी पढ़ लेते हैं। देखो अब यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया है 1991 के अंदर। सो अब वर्ल्ड जो है वो बायपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी पे शिफ्ट हो गई। देखो बायपोलैरिटी का क्या मतलब था, टू पोल्स यानी कि टू सुपर पावर्स, लेकिन अब वर्ल्ड में सिर्फ एक पोल देखने को मिला, यूनिपोलैरिटी देखने को मिली, जहां पर यूएसए इज द ओनली सुपर पावर लेफ्ट। ठीक है, अब यूएसए ने डोमिनेट किया मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली ऑन द ग्लोबल स्केल, पूरी वर्ल्ड पे अब इसकी डोमिनेंस छा गई थी। ठीक है, सो ग्लोबल डिसीजंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंटरनेशनल एक्शंस, ये सब कुछ यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से होने लग गया। जो लीडरशिप थी वो यूएस बेस्ड होने लग गई। इसी वजह से आज भी हम यूएन के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूएस का डोमिनेंस आज तक भी देखते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको जो चैप्टर की समरी थी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की है, तो वो आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, गिव एनी 4 रीजंस। कितने भी रीजंस इसमें गिव रीजन सिंपली ऐसे भी आ सकता है, तो वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट लिखेंगे। सो आप ऐसे नहीं लिखेंगे पेपर में, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे लिखना है। देखो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो करेंगे। कैसे लिखेंगे, फर्स्टली राइट एन इंट्रोडक्शन कि भाई यूएसएसआर, जैसे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप यूएसएसआर के बारे में बता सकते हैं कि भाई यूएसएसआर कैसे था, किस रेवोल्यूशन के थ्रू बना। दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन। देन यू कैन राइट द रीजंस फॉर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन एंड देन आप बता सकते हैं रीजंस। पहले हेडिंग डालेंगे कि ये रीजन था, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, देन आप उसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे, लेकिन सेकंड रीजन, देन उसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे एंड लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो ऐसे ये जो फॉर्मेट है ये आप फॉलो करेंगे। आई एम गारंटिंग यू अगर आप ऐसे लिखते हैं एंड प्रॉपर जो चीजें हैं वो इंक्लूड करते हैं तो आपको 99 क्या 100 मार्क्स लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बात करते हैं यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों। मैंने आपको बताया बहुत सारी वीकनेसेस थी यूएसएसआर के अंदर, जैसे कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी, लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, वन पार्टी का डोमिनेंस था, वही हर एक चीज को कंट्रोल करती थी, सारे रिसोर्सेज उसके हाथ में थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स की वजह से जो है कंफ्यूजन देखने को मिली, लोगों के बीच में अनरेस्ट देखने को मिला, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, एंड कैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर फेड अप ऑफ दिस कम्युनिस्ट रिजीम, वो आप बता सकते हैं, एंड कैसे रशियन डोमिनेंस देखने को मिली। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स जो है आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आर्म्स रेस भी आप बता सकते हैं एंड एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा लोगों को, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया। ये बहुत इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन मेंशन्ड है, बट हो सकता है ये घुमा के दिया जाए, बट शॉक थेरेपी के बारे में ही पूछा जाए। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं, डायरेक्टली मूविंग या फिर जंपिंग ऑन टू दी शॉक थेरेपीज कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट्स पे जाने से पहले यू शुड बी फॉलोइंग द प्रॉपर फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि शॉक थेरेपी थी क्या, ये एक ट्रांजिशन था किससे, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में, एंड कौन कौन से देश ने इसको फॉलो किया आप ये बता सकते हैं, एंड इसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं इन नेशंस के ऊपर देखने को मिले, रशिया के ऊपर देखने को मिले। तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देन यू कैन मूव टू द इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी इन रशिया। बहुत ज्यादा जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स हुई, लार्जेस्ट गिराज सेल का आप एग्जांपल दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में बताएंगे, रूबल की जो वैल्यू थी वो कैसे गिरी, इंफॉर्मेशन देखने को मिला, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, लोगों को वाउचर्स दिए बट उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिए, सोशल वेलफेयर का सिस्टम जो था वो खत्म हो गया, इनइक्वालिटी देखने को मिली, माफियाज का इमर्जेंस हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर जो है वो प्रेसिडेंट्स के पास चली गई थी रशिया के अंदर स्पेसिफिकली। तो आप ये सब कुछ जो है बता सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, सब कुछ जो है इंपोर्ट करने को मिला, एंड ये आप
फैक्ट बता सकते हैं कि जीडीपी जो रशिया का था 1999 में, वो 1989 से भी कम हो गया था। तो ये सब कुछ, ये जो सारे पॉइंट्स थे आप बता सकते हैं। डिस्पैरिटीज आ गई थी लोगों के बीच में, सो यू कैन मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप है, शॉर्ट कुछ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को प्लीज इग्नोर करना। नाउ एक्सप्लेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो कैसे फॉर्म हुआ था, देन कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। तो बेसिकली 1991 में एक कू हुआ था जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो आप बता सकते हैं। देन कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले, तो वो आप बताएंगे। तो मैंने बताया कि भाई सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उससे क्या क्या देखने को मिला। कोल्ड वॉर का एंड देखने को मिला, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो आर्म्स रेस थी वो खत्म हो गई। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी थी ये खत्म हो गई। ठीक है, एक ही सुपर पावर का डोमिनेंस देखने को मिला, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। नए नेशंस देखने को मिले, 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। देन कैपिटलिज्म का डोमिनेंस देखने को मिला, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ फॉर एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, देन शॉक थेरेपी भी तो भाई इसका एक कॉन्सिक्वेंस ही था ना, तो वो आप बता सकते हैं। कैसे सोशलिज्म का डिक्लाइन हुआ, इन देशों ने कैसे कैपिटलिज्म पे शिफ्ट किया थ्रू शॉक थेरेपी, वो आप बता सकते हैं। देन यूएस की इन्फ्लुएंस और ज्यादा कैसे बढ़ी थी ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स में, एंड वो जो ग्रुप्स थे जैसे कि वार्सो पैक्ट, नाटो, इनकी रेलेवेंस जो है वो कैसे खत्म हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस कैसे खत्म हो गई। तो ये सब कुछ आप इलैबोरेट करके जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसी में लिखेंगे। समझ में आ गया है? ओके, now moving to the next question. Describe the role of Mikhail Gorbachev in the transformation and eventual collapse of the Soviet Union. अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनका क्या रोल था इस डिसइंटीग्रेशन में, तो फर्स्टली यू विल बी गिविंग एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे, वो सब कुछ इन्होंने रियलाइज किया, रिफॉर्म्स के बारे में बात की। ठीक है, सो वो आप बताएंगे, एंड इनकी रिफॉर्म्स क्या थी वो बताएंगे। ठीक है, तो वही बताया गया, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन के टाइम पे पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिली। फिर इनकी जो दो पॉलिसीज थी, पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, उनकी बात की। इन्होंने बात की कि भाई स्टेट कंट्रोल को जो है रिड्यूस किया जाए, प्राइवेट ओनरशिप हो, ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, एंड ओपननेस की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया, पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, लीडिंग टू ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम, वेस्ट के साथ क्लोजनेस बढ़ाई जाए, तो ये सब कुछ आप इंक्लूड करेंगे। एंड इससे क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो जो लोग थे वो अपनी ही देश की गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाने लगे, प्रोटेस्ट हुए। साथ ही साथ बर्लिन वॉल को टॉपल किया गया, वो भी बताएंगे। देन और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जैसे कि रिफॉर्म्स की वजह से लोगों के बीच में क्या कंफ्यूजन हुई। कुछ लोगों को लगता था कि ये रिफॉर्म्स बहुत स्लो है, कुछ लोगों को लगता था बहुत ज्यादा है। एंड इसमें कू वाला एग्जाम्पल आप देंगे कि कैसे वो कू हुआ, लेकिन वो जो कू था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से गोर्बाचेव को रिजाइन करना पड़ा। एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, और किस किस कंट्री ने अनाउंस किया था वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा जा रहा है तो। इसके अलावा लेट मी सी दी बुक कि भाई और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। सो बर्लिन वॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि बर्लिन वॉल क्या रिप्रेजेंट करती थी, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, सो Gorbachev and disintegration, this is the important question. इसके अलावा आप ये कह सकते हैं क्या वीकनेसेस थी, स्ट्रेंथ भी पूछा जा सकता है और वीकनेस भी पूछा जा सकता है, बट ज्यादा मेरे को वीकनेस का लगता है। ठीक है, देन सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, शॉक थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है। शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बेसिकली इंडिया और रशिया रिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो गाइज दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया है, हर एक चीज मैंने बुक के थ्रू, जो नोट्स में मेंशन नहीं थी वो मैंने बुक के थ्रू कवर की है। पूरा चैप्टर, हर एक कंसेप्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बुक से बन रहे थे, इस चैप्टर से बन रहे थे, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्प होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले, समझ में आए कि हाँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।